पीली नदी के तट से, कोरिया के पहाड़ों से, फारस के रेगिस्तानों से और तुर्की के बाजारों से हजारों मील पैदल चलकर आए छात्र यहाँ लंबी कतारों में खड़े होते थे। उनके पैरों में छाले थे, कपड़ों पर धूल थी, लेकिन आंखों में एक ही चमक थी, नालंदा में प्रवेश पाने की। लेकिन रुकिए, अंदर जाना इतना आसान नहीं था। वहां एक शख्स खड़ा था, हाथ में कोई हथियार नहीं, बस चेहरे पर एक तेज। वह था नालंदा का द्वारपाल। जी हां, नालंदा का द्वारपाल कोई साधारण गार्ड या सिक्योरिटी चेक करने वाला सिपाही नहीं था। वह उस समय के सबसे विद्वान पंडितों में से एक होता था। नालंदा में प्रवेश पाने के लिए आपको सबसे पहले इस द्वारपाल को शास्त्रार्थ यानी डिबेट में हराना होता था। वह उन सबसे वेद, उपनिषद, तर्कशास्त्र और विज्ञान के ऐसे सवाल पूछता था जो अच्छे अच्छे विद्वानों के पसीने छुड़ा दें। यह इतिहास का सबसे कठिन एंट्रेंस एग्जाम था। चीनी यात्री वेनसांग ने लिखा है, 10 में से 7 या 8 छात्र इसी दरवाजे से अपनी किस्मत को कोसते हुए वापस लौटा दिए जाते थे। सोचिए उस मानक का, जहां फेल होने की दर 80% थी। जो छात्र निराश होकर लौटते थे, वे दुनिया भर में जाकर कहते थे कि मैं नालंदा के दरवाजे तक पहुंच गया था, और यह भी अपने आप में एक सम्मान था। लेकिन जो उस दरवाजे को पार कर जाते थे, उनके लिए दीवार के उस पार एक नई दुनिया बाहें फैलाए खड़ी होती थी। दीवार के उस पार दुनिया बदल जाती थी। वहां न कोई जाति थी, न कोई देश, न कोई धर्म का भेदभाव। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि समाज वर्गों में बंटा होता है और उनका संघर्ष ही इतिहास है। लेकिन नालंदा ने उस दौर में एक वर्गहीन समाज का उदाहरण पेश किया था। वहां एक ही पांत में बैठकर एक ही थाली में राजा का बेटा और एक गरीब किसान का बेटा भोजन करते थे। उन दोनों के सिर मुंडे हुए होते थे, दोनों एक ही तरह के वस्त्र पहनते थे। बाहर की दुनिया में उनकी हैसियत चाहे जो हो, यहां वे सिर्फ सत्य के साधक थे। यह उस दौर में साम्यवाद का एक ऐसा आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप था जिसकी कल्पना यूरोप के विचार हजारों साल बाद करने वाले थे। पांडुलिपियां चंदन की लकड़ी के बक्सों में सुरक्षित। ये रात सैकड़ों लेखक दिए की रोशनी में बैठे रहते थे और वे पुरानी किताबों की नकल तैयार कर रहे थे। यह आज के क्लाउड स्टोरेज का प्राचीन और भौतिक रूप था, ताकि ज्ञान कभी नष्ट न हो। इस लाइब्रेरी में सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं थे, यहां धातु विज्ञान के फार्मूले थे जिससे भारत ने वो लोहा बनाया जो जंग नहीं खाता था। यहां वास्तुकला के नक्शे थे जिनसे मंदिर और शहर बनते थे। यहां योग तंत्र और मन की गहराइयों को समझने वाले मनोविज्ञान के ग्रंथ थे। यह मानव सभ्यता का बैकअप ड्राइव था। अगर पूरी दुनिया नष्ट भी हो जाती और सिर्फ नालंदा बच जाता, तो इंसानियत फिर से खड़ी हो सकती थी। इतना ज्ञान, इतनी शक्ति एक ही जगह पर केंद्रित थी, और यही शक्ति नालंदा की सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थी। जैसा कि हम जानते हैं, रोशनी जितनी तेज होती है, परछाई उतनी ही गहरी और काली होती है। नालंदा की यह भव्यता, उसकी यह स्वतंत्रता और उसका यह निडर तर्कवाद सरहद के उस पार कुछ लोगों की आंखों में खटक रहा था। 7वीं और 8वीं सदी तक आते आते दुनिया बदल रही थी। भारत का राजनीतिक ढांचा कमजोर होने लगा था। राजा आपस में लड़ रहे थे। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष ने उत्तर भारत को खोखला कर दिया था। नालंदा को पाल वंश का संरक्षण तो मिला, लेकिन बाहर की दुनिया में तर्क का स्थान तलवार ले रही थी। पश्चिम से धूल का एक बवंडर उठ रहा था। यह बवंडर उन तुर्क आक्रमणकारियों का था जिनके लिए किताब का मतलब सिर्फ एक ही था और सत्य का रास्ता भी सिर्फ एक। उनके लिए नालंदा की हजारों मूर्तियां, उसके खुले विचार और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण सब कुछ कुफ्र था। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई बिना तलवार उठाए सिर्फ विचारों से दिलों पर राज करे। मार्क्स ने सही कहा था कि पुराना समाज जब मरता है तो नया समाज उसके गर्भ से नहीं बल्कि उसकी राख से निकलता है। लेकिन यहाँ एक बर्बर समाज एक सभ्य समाज को उसकी राख में मिलाने आ रहा था। नालंदा के भिक्षु अपनी लाइब्रेरी में बैठे थे। वे शांत थे, वे तारों की चाल गिन रहे थे, वे शून्य, मानो मरते वक्त भी वे ज्ञान को बचाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन खिलजी का मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं था। इंसान तो फिर पैदा हो सकते हैं। उसका मकसद आत्मा को मारना था जो भारत को जिंदा रखे हुए थी। खून से लथपथ जूतों के साथ खिलजी आगे बढ़ा। वह उन विशाल इमारतों के सामने जाकर खड़ा हो गया जो आसमान को छू रही थीं। उसने अपने सिपह सालारों से पूछा, यह क्या है? किसी ने डरते हुए जवाब दिया, सुल्तान, यह धर्मगंज है, इनकी लाइब्रेरी। सुना है इसमें पूरी दुनिया का ज्ञान कैद है। खिलजी के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। वही जलन, वही हीन भावना फिर से जाग उठी।
उसे याद आया कि कैसे इसी ज्ञान ने उसकी जान बचाई थी और कैसे यही ज्ञान उसके धर्म और विश्वास के लिए खतरा है। मार्क्स ने कहा था कि इतिहास में त्रासदी बार बार लौटती है। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी को जलाया गया था और आज बारी नालंदा की थी। खिलजी ने एक छोटा सा शब्द कहा जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने कहा, जला दो इसे। मशालें फेंकी गईं। शुरुआत में उन मोटी जिल्द वाली किताबों ने आग पकड़ने से मना कर दिया, जैसे वे खुद को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही हों। लेकिन तेल और घी छिड़ककर आग को भड़काया गया और फिर लपटें उठीं। रत्नोदधि की 9 मंजिला इमारत एक विशाल चिता में बदल गई। 9 लाख किताबें, गणित, खगोल, विज्ञान, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, व्याकरण, सब कुछ जलने लगा। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने, 90 दिन। सोचिए उस आग की भयावहता। आसपास के गांवों के लोग कहते थे कि उन 3 महीनों तक मगध के आसमान से काली बर्फ गिरती रही। वह बर्फ नहीं थी, वह नालंदा की जली हुई पांडुलिपियों की राख थी जो हवा में तैर रही थी। उस धुएं में सिर्फ कागज नहीं जल रहे थे, उसमें जल रहा था आर्यभट्ट का वह गणित जो शायद न्यूटन और कोपरनिकस से सदियों पहले गुरुत्वाकर्षण और सौरमंडल को समझा चुका था। उसमें जल रहा था नागार्जुन का वह रसायन विज्ञान जो धातुओं को बदलने की कला जानता था। उसमें जल रही थी सुश्रुत की वह शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी जो टूटे अंगों को जोड़ना जानती थी। वह भविष्य जल रहा था जो भारत को दुनिया से 1000 साल आगे ले जा सकता था। आज हम गर्व करते हैं कि हम विश्वगुरु थे, लेकिन उस दिन हम सिर्फ मूक दर्शक थे। हम अपनी ही विरासत को धुआं बनते देख रहे थे। जब आग ठंडी हुई तो वहां सिर्फ खंडहर बचे थे और नहीं बुझती। विचार हवा में तैरते रहते हैं, सही दिमाग और सही वक्त का इंतजार करते हुए। क्या हम उस पुराने गौरव को वापस ला सकते हैं, या नालंदा सिर्फ एक पर्यटक स्थल बनकर रह जाएगा जहां लोग खंडहरों के साथ सेल्फी लेने आते हैं? क्या विचार सच में मरते हैं या वे बीज की तरह मिट्टी में सोए रहते हैं सही मौसम का इंतजार करते हुए? अब हम इतिहास से निकलकर भविष्य की ओर चलेंगे, जहां एक नया नालंदा सांस ले रहा है अपनी पुरानी यादों के बोझ और नई उम्मीदों की रोशनी के साथ। 800 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है, इतना लंबा कि इसमें साम्राज्य बन जाते हैं और मिट जाते हैं। नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं और भाषाएं मर जाती हैं। नालंदा के खंडहरों ने इन 800 सालों में सिर्फ सन्नाटा देखा। वह लाल ईंटों का ढेर बारिश, धूप और धूल में खड़ा रहा, एक मौन गवाह की तरह। गांव के चरवाहे अपनी बकरियां चराने उन टीलों पर जाते थे, बिना यह जाने कि उनके पैरों के नीचे दुनिया का सबसे कीमती ज्ञान दबा पड़ा है। खिलजी ने सोचा था कि उसने कहानी खत्म कर दी है। उसने आग लगाकर यह मान लिया था कि काफिरों का ज्ञान हमेशा के लिए धुएं में उड़ गया। लेकिन तानाशाह अक्सर एक गलती कर बैठते हैं। वे किताबों को जला सकते हैं, इमारतों को गिरा सकते हैं और विद्वानों के गले काट सकते हैं, लेकिन वे विचार की हत्या नहीं कर सकते। विचार किसी फीनिक्स पक्षी की तरह होते हैं, उन्हें जितनी बार जलाओगे वे अपनी ही राख से उतने ही ताकतवर होकर उठेंगे। 20वीं सदी खत्म हो रही थी और 21वीं सदी की आहट सुनाई दे रही थी। दुनिया बदल चुकी थी। अब तलवारों की जगह परमाणु बमों ने ले ली थी और कबूतरों की जगह इंटरनेट आ गया था। और इसी बदले हुए दौर में भारत ने अपनी पुरानी याददाश्त को टटोलना शुरू किया। साल 2006 बिहार विधानसभा और भारत की संसद में एक विचार ने करवट ली। यह विचार किसी नेता का नहीं, एक ऋषि का था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन, जिनके हाथ में विज्ञान था और दिल में दर्शन। उन्होंने एक सपना देखा, नालंदा को फिर से जीवित करने का। उन्होंने कहा, नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह एक संस्कृति थी। हमें उन ईंटों को नहीं बल्कि उस ज्ञान की प्यास को वापस लाना होगा। यह कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं था, यह एक सभ्यतागत जिम्मेदारी यानी सिविलिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन क्या मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है? क्या 800 साल पुरानी राख में फिर से आग सुलगाई जा सकती है? दुनिया को शक था। आलोचकों ने कहा कि यह पैसे की बर्बादी है, यह अतीत का रोना है। लेकिन नालंदा का विचार सीमाओं में कैद नहीं था। जैसे ही भारत ने आवाज दी, एशिया के दूसरे देशों ने हाथ बढ़ाया। जापान, सिंगापुर, चीन, थाईलैंड, वही देश जिनके पूर्वज कभी यहां पढ़ने आते थे, वे अब इसे बनाने के लिए वापस आए। यह इतिहास का एक दुर्लभ क्षण था। डिप्लोमेसी नहीं बल्कि विरासत राष्ट्रों को जोड़ रही थी। साल 2014 राजगीर की पहाड़ियों के बीच एक बार फिर मंत्र गूंजे। एक नया नालंदा विश्वविद्यालय बनकर खड़ा हुआ।
यह पुराने नालंदा की नकल नहीं थी, बल्कि उसका नया अवतार था। इसकी इमारतें नेट जीरो टेक्नोलॉजी थीं, जो पर्यावरण के साथ सांस लेती थीं, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन नालंदा प्रकृति की गोद में था। आज जब आप